हेलो एवरीवन, आज डेट है 11 अगस्त 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स UPSC, स्टेट PCS एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि भीमा रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर, और न्यूज़ रिलेटेड है न्यू CGI को लेकर के, मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के। हमारे जो नेक्स्ट CGI होंगे 49 नंबर के, उनका नेम है जस्टिस ललित। यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उनके जो अपॉइंटमेंट वारंट है उसके ऊपर साइन किया और उनका जो नेम है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। हालांकि उनको जो टेन्योर जो टर्म है वो 3 मंथ्स के लिए ही रहेगी। 8 नवंबर को उनकी जो टर्म है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर हम कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है और CGI पोस्ट से रिलेटेड है। जो हमारे अगर हम बात करें प्रीलिम्स में तो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और GS पेपर 2 मेंस में भी ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर के। देखो, सबसे पहले जब ब्रिटिश रूल था तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले कलकत्ता में जुडिशरी को एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद में जो अदर प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश रूल में, वहाँ पर भी फिर धीरे धीरे नेक्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट में उन एरियाज़ में भी जुडिशरी को एस्टेब्लिश किया गया था। इस तरीके से शुरुआत हुई। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें फेडरल कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया, और इसी के प्रोविज़न पर आफ्टर इंडिपेंडेंस 26 जनवरी 1950 को जो सुप्रीम कोर्ट है उसको एस्टेब्लिश किया गया 1950 को। इसकी जो फर्स्ट हियरिंग है, फर्स्ट जो इसका काम है वो 28 जनवरी 1950 को फिर इसकी स्टार्टिंग हो गई। अब बात कर लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या बोला गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था, फिक्स कर दिया गया था 8 नंबर, जिसमें 7 जो हैं वो जजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट में और 1 वहाँ का CGI होगा। ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बोल दी गई। लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ बढ़ाने की जो पावर है कि टाइम के साथ में जब वर्कलोड बढ़े तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी संख्या को इंक्रीज़ किया जा सकता है, ये पावर दी गई पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट जो है वो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट के थ्रू जो है इस तरीके की सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है उनको बढ़ाता रहता है। तो ये बात हो गई जजेस की जो संख्या है, जजेस के बारे में। दूसरी बात करते हैं कि आप सभी को पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बोली गई कि दिल्ली जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सीट का रोल प्ले करेगी। मतलब मेन ब्रांच जो है, मेन हेड ऑफिस जो है सुप्रीम कोर्ट का वो दिल्ली में रहेगा, और उसी के बेसिस पर दिल्ली में एस्टेब्लिश भी हुआ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो हमारे CGI हैं उनको पावर दी गई कि अगर टाइम के साथ में हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच हमारे इंडिया के अदर पार्ट में भी हमें इस्टेब्लिश करनी चाहिए, तो उसमें जो पावर है वो CGI के पास में पावर होएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट के साथ में डिस्कशन करके सीट जो है उसको एस्टेब्लिश कर पाएंगी। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ के बारे में और सुप्रीम कोर्ट की सीट के बारे में। जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे इंडिया में हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है। इसके अलावा फाइनल कोर्ट ऑफ अपील का भी रोल प्ले करता है सुप्रीम कोर्ट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पार्ट 5 है उसका चैप्टर 6 जो है वो यूनियन जुडिशरी के बारे में बताता है। इसके अलावा अदर फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें कि किस तरीके से यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट में CGI का, ये सारी बात हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ तो उस टाइम से लेकर के 1950 से 1973 तक इस प्रोसीजर को अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट जज हैं उन्हीं को रोल दिया जाएगा CGI का। लेकिन सबसे पहले ये जो रूल है इसको 1973 में ब्रेक कर दिया गया, और इसमें A.N. रे एक जज थे जिनको 3 जो सीनियर मोस्ट जज थे उनसे सुपरसीड करके इनको CGI बना दिया गया।
फिर सेम इसी तरीके से 1977 में भी इस प्रोसीजर को दोबारा से ब्रेक किया गया और 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करते हुए एम.वी. बेग जो हैं उनको CJI बना दिया गया। अब इसके बाद में CJI का जो किस तरीके से उनका अपॉइंटमेंट होना है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जुडिशरी में 3 केसेस में इसका रिजल्ट आया और सेकंड जजेस केस जो 1993 में जो था उसमें डिसाइड किया गया कि हमारे जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो ही हमारे CJI अपॉइंट किए जाएंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जजेस के लिए, मतलब जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज किसको बनाना है, इसके लिए मिनिमम एज की कोई भी बात नहीं करता है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान में होने चाहिए। तो ये जुडिशरी से रिलेटेड हमने बेसिक फैक्ट डिस्कस किए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई नई टर्म आती है उससे रिलेटेड, जैसे CJI हैं अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इनके भी इलेक्शन हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको क्लियरली ध्यान में होनी चाहिए। आपको 2 क्वेश्चन है आपके लिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कितने जजेस हैं, ये आपको बताना है। दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि हमारा जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो ओपन बैलेट होता है या फिर सीक्रेट बैलेट होता है, और अगर कोई सी भी तरीके से होता है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ओपन बैलेट में और सीक्रेट बैलेट में डिफरेंस क्या है, ये आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है भीमा कोरेगांव, जो एक वॉर हुई थी भीमा कोरेगांव ब्रिटिश रूल के टाइम में, उसी को लेकर के उसकी 200 एनिवर्सरी जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए लोग जो हैं वहाँ पर इकट्ठे हुए। कोरेगांव भीमा जो एरिया है वहाँ पर महाराष्ट्र में प्रेजेंट टाइम में वो लोकेटेड है। 2018 में उसकी 200वीं एनिवर्सरी को वर्षगांठ को यहाँ पर लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इसी के बेसिस पर वहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट देखने को मिला। इशू ये हुआ कि हर साल रेगुलर उसको 1 जनवरी 1818 को ये वॉर हुई थी, भीमा कोरेगांव वॉर। सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये जो हमारा आर्टिकल है वो रिलेटेड है हमारा जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो GS पेपर 1 जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। भीमा कोरेगांव वॉर की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 1818 को ये वॉर हुई, और ये जो वॉर है इसके बारे में ऐसा बोलते हैं कि जो 3rd एंग्लो मराठा वॉर थी उसी का ये पार्ट था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ब्रिटिश आर्मी थी। ब्रिटिश आर्मी में जो ऐसा बोलते हैं कि यहाँ के महार कम्युनिटी के लोग थे और दूसरी तरफ थी पेशवा की आर्मी। महार कम्युनिटी के जो लोग थे वो काफ़ी कम संख्या में थे, पेशवा की आर्मी जो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन फिर भी दोनों में क्लैश होता है और ये माना जाता है कि महार कम्युनिटी ने यहाँ पर पेशवा की आर्मी को हरा दिया था। ये बात बोली जाती है कि यहाँ पर जो महार कम्युनिटी के लोग थे वो सोसाइटी में अगर हम बात करें तो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और ब्रिटिशर्स आर्मी में दलित डोमिनेटेड ये जो आर्मी थी महार कम्युनिटी से जो बिलोंग करती थी, वो एक तरीके से पेशवा की जो आर्मी थी वो मैक्सिमम हायर कम्युनिटी से उनके लोग जो हैं उनके आर्मी में हुआ करते थे। तो एक तरीके से उनका जो पर्सनल जो इशू था उसी को टारगेट करते हुए ये वॉर लड़ी गई, और काफ़ी कम संख्या में होने के बाद में भी उन्होंने एक काफ़ी बड़ी आर्मी से यहाँ पर क्लैश किया था। इसी को फिर बोला गया कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जो कोरेगांव भीम एरिया जो ये था जो प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र स्टेट में है, वहाँ पर एक विक्ट्री प्लेयर भी एस्टेब्लिश किया ब्रिटिशर्स ने, और फिर उसी जगह रेगुलर जो है उसको सेलिब्रेट किया जाने लगा। जो महार कम्युनिटी के लोग हैं या जो भी इस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे वो टाइम टू टाइम यहाँ पर विजिट करने लगे, और जो इसकी एनिवर्सरी है उसको यहाँ पर मनाया जाने लगा। ऐसा बोलते हैं कि 2018 में जब इसकी 200 एनिवर्सरी थी तो यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि हर साल जितने लोग आते थे उससे ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग आए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ अदर कम्युनिटी के भी लोग आए, जिससे वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो कुछ लोगों के ऊपर ये एलिगेशन लगे कि आपने यहाँ पर जो लोग हैं उनमें इस तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं ताकि ये जो क्लैश है वो आपके स्टेटमेंट की वजह से देखने को मिला है। इसी के बेसिस पर कुछ लोगों को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया, और उन्हीं में से ये पर्सन हैं, इनको अब कुछ टाइम के लिए बेल दी गई है इनकी मेडिकल इश्यूज की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो ये भीमा कोरेगांव जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसके लिए बेसिक जो अवेयरनेस है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक पिटीशन डाली गई। पिटीशन में ये बोला गया है कि देखो जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड पर्सन है, अगर उनके ऊपर केस रजिस्टर होते हैं और केस के बाद में उनका जो एलिगेशन उनके ऊपर लगे हैं वो प्रूव हो जाते हैं, मतलब वो कन्विक्टेड हो जाते हैं, दोष सिद्धि उनके ऊपर हो जाती है, तो उनके ऊपर आजीवन
लाइफ लाइन तक, जब तक उनकी लाइफ है तब तक उनके ऊपर बैन लगे कि वो पॉलिटिक्स में दोबारा से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये पिटीशन में डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन में ये भी बोला गया है कि अगर एक कांस्टेबल भी है, अगर उसके ऊपर भी कोई दोष सिद्धि हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगे हैं, अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो उनको भी अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। तो फिर जो पॉलिटिक्स, जो लॉ मेकिंग बॉडी का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारी कंट्री जो है वो नेक्स्ट टाइम में किस तरीके से, किस दिशा में, किस डायरेक्शन में आगे जाएगी, उसमें वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उनके ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन कंप्लीट होना ही चाहिए। अब इसको लेकर के डिस्कशन होगा, इस पिटीशन को लेकर के। वैसे अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो आरपी एक्ट 1951 के अंदर कुछ चेंजेस किए गए और उसमें डिसाइड किया गया था कुछ टाइम पहले कि वो पर्सन जिसके ऊपर अगर जो रिजल्ट है, जो एलिगेशन लगे हैं, अगर वो प्रूफ हो जाते हैं तो जितने समय वो जेल में रहेंगे उसके 6 साल के बाद तक जो है वो क्या नहीं कर पाएंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अभी प्रोविज़न ये है, लेकिन इसको लाइफ टाइम तक इसको बैन करवाने के लिए पिटीशन डाली गई है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रिजल्ट रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है बिहार स्टेट को लेकर के। यहाँ पर आप सभी को पता है कि आरजेडी और जेडीयू जो है, जिन्होंने स्टार्टिंग में उन्होंने जब यहाँ पर बिहार में असेंबली के इलेक्शन हुए लास्ट में, तो दोनों ने अलायंस बना करके यहाँ पर कोशिश की, गवर्नमेंट भी बनाई कुछ टाइम के बाद में, जो यहाँ पर उनके बीच में जो डिफ्रेंशिएशन देखने को मिला और इसी का नतीजा रहा कि यहाँ पर नीतीश कुमार की जो पार्टी है उन्होंने बीजेपी के साथ में अलायंस बना करके दोबारा से गवर्नमेंट बनाई। अब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, दोबारा से आरजेडी और जेडीयू जो है वो साथ हो गई हैं। अब इसमें देखो ये बोला जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम का हो सकता है कि लोकसभा की जो इलेक्शन हो उसमें इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिले और यहाँ पर नीतीश कुमार को एज ए अपोनेंट प्राइम मिनिस्टर की जो सीट है उसके यहाँ कर उनकी दावेदारी पेश की जाए। अब ये तो 2024 में जब इलेक्शन होंगे तभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, बट अभी बेसिक ये है कि बिहार में जो गवर्नमेंट है वो चेंज देखने को मिली है, जिसकी वजह से नए वहाँ के जो सीएम है नीतीश कुमार और नए डिप्टी सीएम जो हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने अपनी ओथ ली और जो उनका कैबिनेट है उसके जल्दी उसके एक्सटेंशन की बात की जा रही है कि जो भी उनके मिनिस्टर हैं उनको जल्दी ओथ और अफर्मेशन का जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को जो टैक्स रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसका जो पार्ट है वो अवेलेबल करवाया है। यहाँ पर ये जो ग्राफ है इसके थ्रू आपको इशू कर रखा है कि कौन से स्टेट को कितना मनी जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। तो यहाँ पर यूपी जो है, यूपी बिहार जो है उनको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पर मनी प्रोवाइड करवाया गया है। इसका बेसिक रीज़न भी है, पॉपुलेशन जो बेसिस पर अगर हम देखें तो काफ़ी हाई डेंसिटी लेवल पर वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर जो ये इमेज आपको शो हो रही है ये कॉमनवेल्थ गेम्स के जो हमारे प्लेयर हैं, ये विनेश फोगाट और अंशु मलिक हैं, जो मेडल लेकर के आए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी बर्मिंघम में ऑर्गेनाइज हुई। यहाँ पर आपको एक इशू देखने को मिला होगा, आपने भी बर्मिंघम जो गेम हुए हैं उसमें आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि श्रीलंका के कुछ प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ से गायब हो गए। तो उसका क्या रीज़न रहा होगा? देखो अगर हम बेसिक लेवल पर देखें तो इस तरीके का इंसिडेंट पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी टाइम टू टाइम जो अदर इवेंट्स हुए हैं उसमें इस तरीके के इश्यूज़ देखने को मिले हैं। किसी भी कंट्री से कोई मेंबर जो हैं उसके स्पोर्ट्स प्लेयर जो हैं वो उस कंट्री से दूसरे कंट्री में खेलने जा रहे हैं और वहाँ से उसके बाद में अचानक से गायब हो जाते हैं। इसका बेसिक रीज़न होगा, अगर हम डिस्कस करें तो उस कंट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे कि हम बात करें श्रीलंका में, तो प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर मैक्सिमम क्राइसिस चल रहा है, तो वहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन को लगता है कि वहाँ के जो इश्यूज हैं वो पता नहीं कब तक सॉल्व होंगे और उनको अपनी लाइफ चलाने के लिए जो है वो क्या चाहिए, एक जॉब भी चाहिए और अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए। तो हो सकता है कि ये बेसिक रीज़न रहा हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ कंट्रीज़ में, जैसे कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इस तरीके के इशू देखने को मिलते हैं। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में मैक्सिमम ये लगता है कि टाइम के साथ में अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, या जो स्पोर्ट्स जो एथलीट्स होते हैं, जो भी प्लेयर्स होते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए इतना मनी जो है वहाँ की गवर्नमेंट खर्च नहीं करती है। मतलब स्पोर्ट्स में आप एज ए कैरियर वहाँ पर अपनी लाइफ जो है उसको स्पेंड नहीं कर सकते हो, आपको अदर जॉब जो है उसकी ज़रूरत होती है। इसी के बेसिस पर ये जो इशू हैं वो टाइम टू टाइम हर इवेंट्स में देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और अभी जो 44 चेस ओलंपियाड हमारे चेन्नई के पास में मामल्लापुरम जो एरिया है वहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया गया।
तो उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि 2020 में जो ओलंपियाड है वो सबसे पहले रशिया में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से इसको रोक दिया गया। फिर लास्ट ईयर जब कंडक्ट करवाए जाने वाला था तो रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया। यहाँ पर फिर तुरंत जो है एक तरीके से फटाफट जो है वो इंडिया को ये जो सारा काम दिया गया, तमिलनाडु ने इसकी जिम्मेदारी ली और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारी जो कंट्री है उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज भी किया है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो उज्बेकिस्तान का रहा। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो यूक्रेन की जो वीमेन टीम है उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और गोल्ड मेडल यहाँ पर हासिल किया है। मतलब वॉर टोर्न जो कंट्री है वहाँ से भी इतना परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिला है। हमारे इंडिया से भी काफ़ी कुछ प्लेयर्स ने अच्छे मेडल हासिल किए हैं, जैसे कि मैन 2 इंडिया 2 मैन टीम जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल और वीमेन टीम जो है वीमेन 1 टीम जो है उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर हासिल किया है। यहाँ पर जो आर्टिकल है नेक्स्ट आर्टिकल वो G20 ग्रुप को लेकर के है। 2023 में जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया को मिलने वाली है G20 ग्रुप की। इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमें G20 ग्रुप के साथ में अगर काम करना है तो हमारे कुछ नए आइडियाज़ होने चाहिए। जैसे कि आर्टिकल में बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पे जो सभी कंट्रीज़ हैं वो एक जगह यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। कुछ पॉइंट्स के बारे में भी यहाँ पर रखा गया है कि कॉमन कंसर्न है। कॉमन कंसर्न में अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज मेजर इशू है, सभी कंट्रीज इससे इफेक्टेड हैं। दूसरा अगर हम बात करें इंडियन ओशन जो है वो एक मेजर इशू है। स्पेस एरिया में भी जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में अलायंस होना चाहिए और वो साथ में मिलकर के कोलेब्रेशन के साथ में काम करें। इसके अलावा अदर इश्यूज हैं जैसे कि कोविड जैसे पेंडेमिक देख लीजिए आप, ये भी वर्ल्ड लेवल पर इफेक्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में मंकी पॉक्स वायरस जो है वर्ल्ड लेवल पर इफेक्ट कर रहा है। दूसरा अगर हम बात करें इन्फ्लेशन से कंप्लीट लेवल पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। रशिया यूक्रेन जो वॉर है उसमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो G20 जो ग्रुप है उसमें कंट्रीज जो हैं वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड ना हो करके एक साथ कोलेब्रेशन के साथ में काम करें। G20 का जो डोमिनेंस है वो वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी अच्छे लेवल पर है। अदर एरियाज़ में जो डोमिनेंट कंट्रीज़ हैं उन सभी ये जो कंट्री जो हैं वो इसके पार्ट हैं। तो इसके बेसिस पर अगर कोलेब्रेशन लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए तो जो इश्यूज हैं उनको काफ़ी अच्छे लेवल तक हम सेलिब्रेट कर पाएंगे, उनको सॉल्व कर पाएंगे। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि टाइम के साथ में जो हमारे अलायंस हैं वो अदर लेवल पर भी होने चाहिए, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करते हुए हमें रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हम सॉल्यूशन ला सकें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, जो पेज है उसके ऊपर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, अभी यूएस में एक नया बिल लाया गया है क्लाइमेट एक्शन को लेकर के। इस आर्टिकल में बताया गया है कि 7 अगस्त को यूएस की जो सेनेट है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है इस बिल को, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। इन्फ्लेशन को कम किया जाएगा। इस आर्टिकल में ये बताया गया है, इस बिल में ये बोला गया है कि यूएस की जो पॉपुलेशन है उनको यहाँ पर कुछ छूट दी जाएगी अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपने आप को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी में उनको कुछ छूट दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको फोकस करते हुए उसको एस्टेब्लिश करने के लिए काम किया जाएगा। नॉन फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इसमें ऑयल और गैस का जो ड्रिलिंग है वो किया जाएगा, जिसके लिए सी एरिया जो है, सी बेड एरिया या फिर जो लैंड एरिया है वो प्रमोट किया जा रहा है, प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। और उससे अगर मीथेन का आउटब्रेक होता है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा पनिशमेंट यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सीनेट है जो उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट किया है इस बिल को, तो सीनेट जो है आप सभी को पता है वहाँ पर 100 मेंबर्स होते हैं, तो 50-50 में पार्ट डिवाइड हो गया। 50 ने सपोर्ट किया, 50 ने अपोज किया। तो यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से टाई किया इसको, 1 वोट जो है वो इसको सपोर्ट करते हुए डालते हुए, और इस तरीके से बिल जो है वो सीनेट के द्वारा पास मान लिया गया। अब हाउस और रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इसमें क्या अपना रिजल्ट देते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस आर्टिकल में बताया गया है कि यूएसए के जो टारगेट हैं क्लाइमेट एक्शन को लेकर के, उन सभी को अगर यूएसए को अचीव करना है तो इन सारे टारगेट्स के ऊपर काम करते हुए, जिसके ऊपर भी फोकस किया गया इस बिल में, उन सभी के ऊपर फोकस करना होगा। इस बिल में ये बोला गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करते हुए जो मनी है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने ये बोला है कि भले ही आप जो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हो, लेकिन ऑयल और गैस के ड्रिलिंग को भी तो आप प्रमोट कर रहे हो ना, इसकी वजह से तो जो एमिशन जो है वो प्रमोट होएगा।
मतलब जो हमारे टारगेट्स हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस तक टारगेट जो है वो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा हमें अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है। तो अगर अर्थ का टेम्परेचर हमें नहीं बढ़ने देना है तो उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो स्ट्रिक्ट होने होंगे। ओके, तो इस तरीके से अगर यूएसए जो है वो काम करता है तो जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लाया जा सकता है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि इसी तरीके से अदर कंट्रीज जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। जैसे कि जापान जो है उन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, इन्वेस्ट इन किशिदा। इस प्रोग्राम में $1.1 ट्रिलियन जो है इन्वेस्ट किया जाएगा जापानीज़ इकोनॉमी में, ताकि इस पार्ट में कोशिश की जाएगी कि क्लीन एनर्जी और 46% तक ग्रीन हाउस का जो एमिशन है वो 2030 तक कम किया जा सके। सेम इसी तरीके से जून 2021 में यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया, फिट फॉर 55। इस प्लान में 2030 तक 55% जो है वो एमिशन कम किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जिसका आप यूज़ कर सकते हो कि इंडिया को लेकर के क्लाइमेट एक्शन की बात हो तो हम वहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, जापान का दे सकते हैं, दूसरा हम EU का दे सकते हैं, और अभी USA ने जो किया है इसका एग्जाम्पल दे करके बता सकते हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पर काम किया जा रहा है और एमिशन को कम करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, अभी हमारे इंडिया का जो मानसून सेशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है वो लाया गया है। इस आर्टिकल में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये रखी गई है कि सबसे पहले अमेंडमेंट बिल जो है या इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 2000 के टाइम में लाया गया था, उसके बाद में टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट किया गया है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट में जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे उसको हम क्या देंगे, सब्सिडी देंगे और भी असिस्टेंस देने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने बोला कि फार्मर्स जो हैं, किसान संयुक्त मोर्चा, उनको जो आपने वायदे किए थे उसको आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो। दूसरा यहाँ पर ये बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इंडिया में कंकरेंट लिस्ट में आती है, तो सेंट्रल ने यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बना लिए और स्टेट के साथ में कोई भी डिस्कशन नहीं किया। तो इससे एक तरीके से जो फेडरल फीचर्स हैं उनको एनक्रोच करने की कोशिश कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कोशिश करनी चाहिए कि जो इशू स्टेट से भी रिलेटेड हैं उनके साथ में भी डिस्कशन किया जाना चाहिए। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी, उनका ये बोलना है कि फार्मर्स को जो सब्सिडी दी जाती है प्रेजेंट टाइम में, इस बिल के थ्रू जो सब्सिडी है उसको भी स्नैच कर लिया जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि जो भी कंज्यूमर हैं उनको एक से ज़्यादा जो प्रोड्यूसर है वो प्रोवाइड हो सके, ताकि रीज़नेबल रेट में उनको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मिल सके। ओके, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, एडम हैरी, ये जो पायलट का कोर्स इन्होंने किया था लेकिन इनको पायलट में जो एडमिशन मिलना चाहिए था बाद में वो यहाँ पर नहीं दिया गया, DGCA ने इनका जो फॉर्म है वो अप्रूवल नहीं किया था। फिर इसको लेकर के कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई कि इनको डिलीवरी बॉय का रोल प्ले करना है, ये पायलट का कोर्स किए हुए हैं। तो इसको जब दोबारा से रिकॉग्निशन दी गई इस केस के बारे में, तो अभी प्रेजेंट टाइम में DGCA जो है, मीन्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है, उन्होंने जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके लिए नए नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ किए हैं। उन्होंने बोला है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो पर्सन हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं पायलट जो कोर्स है, पायलट जो जॉब है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या करना होगा कि कुछ भी हार्मोनल उन्होंने इस तरीके का प्रोसीजर किया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों ने, तो अगर 5 साल पहले ये काम हुआ है, ऑपरेशन कोई हुआ है, तो वो रेगुलर उसको इंसर्ट किया जा सकता है पायलट कम्युनिटी में। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में 5 साल के अंदर अंदर कोई उनका ऑपरेशन किया गया है या हार्मोनल जो भी प्रोसीजर है वो किया जा रहा है, तो हो सकता है कि पहले कोई डिस्कशन किया जाए और फिर उसमें जो पायलट की जो कम्युनिटी है उसमें उनको इंसर्ट किया जाए। यहाँ पर ये बोला गया है कि ये केस जो है इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और इसी के बेसिस पर ये जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो इस आर्टिकल में UN में हमारे इंडिया से रुचिरा खम्बोज जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं कि इंडिया जो है वो चाहता है कि टेररिज्म को हम रेगुलेट करें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिस तरीके से अपने डबल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, वो अगर बाहरी तौर पर आउटर लेवल पर देखें तो इस तरीके की शो करते हैं कि टेररिज्म एक्टिविटी को वो बिल्कुल उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ जो है वो इनका इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलता है। जैसे कि कुछ टेररिस्ट जो हेड हैं उनको इंडिया ने बैन करवाने की कोशिश की। चाइना ने वहाँ पर जो है वो अपना स्टेटमेंट इस तरीके से रखा कि उनको बैन नहीं करवाया जा सकता है। इसके बेसिस पर ये लगता है कि जो डबल स्टैंडर्ड है उसकी वजह से आपके कंट्री जो है वो भी इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। 2019 में मध्य प्रदेश जो स्टेट है उन्होंने कुछ रूल्स निकाले थे और इस रूल्स में ये बोला गया था कि डाउरी हैरेसमेंट, रियोटिंग, यूज़ ऑफ ऑब्ससीन वर्ड्स, इनको कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में इनको इंक्लूड किया जाए। तो यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर कोविंद जो है उन्होंने इसको अप्रूवल भी दे दिया था। सेम इसी तरीके से पहले यूनियन लेवल पर भी इस तरीके का जो एक्ट है वो बिल है वो पास करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसको अप्रूवल नहीं दिया गया था। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो फ्री बाइज को लेकर के है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन किया गया कि फ्री बाइज को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 सिचुएशन क्रिएट की कि अगर आप नॉर्मल टाइम में अगर इस तरीके की फ्री बाइज देते हो तो वो जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं, सोसाइटियल कुछ ऐसे इश्यूज हैं, उस टाइम अगर आप फ्री बाइज देने की कोशिश करते हो, किसी भी फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश करते हो, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके बेसिस पर जो फ्री बाइज हैं वो किस टाइम आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फिल्म जो रिकॉर्डिंग होती है, फिल्म का जो प्रोसीजर होता है उसके लिए इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए ट्रीटी हुई है कि दोनों कंट्री जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे। और इसकी वजह से देखो फिल्म इंडस्ट्री प्रमोट होती है तो अदर एरियाज़ में जो खूबसूरत जगह है वहाँ जाकर के क्लिक की जाती है फिल्म को। इससे क्या होता है कि जब भी हम फिल्म देखते हैं तो हमें अगर उनका सीनिक जो पार्ट है वो अच्छा लगता है तो हम देखते हैं कि कौन से कंट्री से बिलोंग करती है, कौन से कंट्री में इसकी शूटिंग हुई, और फिर वहाँ पर टूरिज़्म जो है वो प्रमोट होता है। ओके, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो टूरिज़्म सेक्टर है उसको प्रमोट करने के लिए ये सारी एक्टिविटी, ये सारे काम किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कॉर्बेवैक्स जो वैक्सीन है उसकी डोज जो है उसको अप्रूवल दिया गया है। यहाँ पर फ्लैग जो है वो 13 अगस्त से 15 अगस्त तक जो है हर घर तिरंगा कैंपेन चलाया जा रहा है, तो इसको कंपलसरी ना करके वॉलेंट्री कर दिया गया है कि वॉलेंट्री है, अगर आप चाहो तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वर्ल्ड पीस पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है देखो, लंदन जो है वहाँ पर पोलियो वैक्सीन के लिए अप्रूवल दिया गया है कि दोबारा से जो 1 साल से 9 साल तक के जो बच्चे हैं या फिर 0 से 9 साल तक के जो बच्चे हैं उनको पोलियो वैक्सीन दी जाए, क्योंकि अभी कुछ ट्रेसेस देखने को मिले हैं पोलियो के वहाँ पर। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर पोलियो को एलिमिनेट करने का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था। यहाँ पर यूके की अगर बात करें तो यूके ने 2003 में अपने आप को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था। इसके अलावा सबसे लास्ट केस जो है वो यूके में 1984 में आया था। सेम इसी तरीके से इंडिया ने भी 2014 में अपने आप को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ऐसे 2 कंट्री हैं जहाँ पर पोलियो के केसेस देखने को मिलते हैं। यही एक रीज़न था कि जब अफ़गानिस्तान में तालिबान का रूल आया, तालिबान से जब वहाँ से लोग निकल कर के इंडिया में आ रहे थे, तो इंडिया जो है इस तरीके की वैक्सीन और टीके जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे उन सारे लोगों पर, ताकि जो केसेस हैं वो देखने को ना मिले। ओके, तो यहाँ पर पोलियो का एलिमिनेशन जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जिनमें अभी भी इसके केसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है ये ताइवान और चाइना के बीच में जो इशू देखने को मिला, तो फिर इसके बाद में चाइना ने जो मिलिट्री एक्सरसाइज की, फिर ताइवान ने भी यहाँ पर अपने ड्रिल्स जो हैं स्टार्ट की। हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम में थोड़ी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे अदर इनिशिएटिव जैसे कि क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज हैं उसको आप व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी आज़ादी सीरीज है उसको आप व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टैटिक बुक में, तो स्टैटिक बुक्स जो हैं उसमें हम एनसीईआरटी आपको कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे जो जैसे हिस्ट्री में भी सतीश चंद्रा जो है वो आपके लिए स्टार्ट की गई है। जो पॉलिटी में जो एम लक्ष्मीकांत है उसके वीडियोस आपके लिए अपलोड करने की कोशिश की जा रही है, तो आप उन जाकर के व्यू कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।